देखिए हम लोग तो एज्यूम कर लेते हैं कि हर सरफेस स्मूथ होता है, ऐसा तो होता नहीं। हम लोग एजम्पशंस करके क्वेश्चंस करते हैं। रियलिटी में सरफेस कांटेक्ट में जब आता है कि वो बॉडी को सरफेस, तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि रफनेस उसको मिलती है जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसके मूवमेंट को। तो ये फ्रिक्शन जो होता है, दो तरह का फ्रिक्शन हो सकता है। एक कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में अंतर आपको ठीक से समझना होगा। देखिए अब जब एक बॉडी को ठेलते हो तो कभी ऐसा देखे हो कभी एक बच्चा ठेल रहा कर रहा है लेकिन ठेल नहीं पाता है, तो उसकी मम्मी आती है, बोलते बाबू देखो हम ठेल दे रहे हैं, वो ठेल देता है और मम्मी ठेल पाती है। तो मम्मी जब पुश की तो वो चलने लगा। बच्चा जब ठेल रहा था, टेबल हो कुछ भी हो बॉक्स हो, तो वो नहीं ठेल पा रहा था। तो क्या फोर्स बच्चे ने नहीं दिया, मम्मी ने दिया? नहीं, दोनों ने फोर्स दिया। लेकिन तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि बच्चे का जो फोर्स था वॉज नॉट एनफ to overcome the opposing force which was not wanting the body to move। और वो कौन सा फोर्स था? वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यहाँ पे जमीन पर रफनेस के चलते एक, आप इस तरफ जब पुश करते हो तो इस तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो बच्चा जब खेल रहा था तो मूव नहीं कर रहा था बॉडी, लेकिन वो फोर्स अप्लाई कर रहा था। और फोर्स अप्लाई करते करते हो सकता है 1 न्यूटन किया हो, 2 न्यूटन किया हो, 3 न्यूटन किया हो, 4 न्यूटन किया हो, 5 न्यूटन किया हो। उसके बाद दम नहीं था, उसने उसके बाद छोड़ दिया, बॉडी स्टेशनरी रहा। तो अब क्या होता है, मम्मी आती, मम्मी कहती है एक हाथ से ठेलती है तो नहीं ठेल पाती है, तो होने का मतलब 6 न्यूटन। और थोड़ा जोर से ठेलती है, नहीं ठेल पाती है, 8 न्यूटन। जब वो दोनों हाथ से ठेलती है, मान लीजिए 10 न्यूटन करती है फोर्स, तब वो चलने लगता है। यानी कि 10 न्यूटन तक वो फोर्स को अपोज कर रहा था। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो फोर्स है, यहाँ पे कह सकते हैं कि वो आपका क्या है, फ्रिक्शन एक्चुअली एक, फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं कि एक्चुअली फोर्स बनता है, ठीक है ना। तो वो एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन पर ही बात कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि एक बॉक्स है और फ्लोर के भी ऊपर है, और यहाँ पे मान लीजिए एक लिखा हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, और इसका मास तो कुछ होगा, मास इसका पकड़ लीजिए 10 kg। इसमें तो जी भी लग रहा होगा, उसके चलते आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी लगेगा, यानी कि 10 G लगेगा, 10 × 10 100 न्यूटन लगेगा। तो एक नॉर्मल फोर्स बनेगा, जिसमें नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा 10 × 10 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा एफ एस, आप जो दो यहाँ पे लगेगा, तो 0.2 × 100 यानी कि 20 हो गया, तो 200 होता 20 हो गया। 20 न्यूटन फोर्स जो है ये यहाँ तक बर्दाश्त करेगा। आप 10 न्यूटन फोर्स, आप जैसे कि मैंने कहा 10, मगर मम्मी ने 10 नहीं 20 न्यूटन दो हाथ से दिया, तो 20 न्यूटन दिया तब ये चलने लगा। लेकिन उसके पहले पहले उसने 1 दिया, बच्चे ने 2 दिया, 3 दिया, मूव नहीं किया था। यानी कि आप जितना फोर्स दे रहे हो ना, आप जीरो फोर्स, अभी कोई फोर्स नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो है। आपकी जो ये जो न्यू एस है वो जीरो है। अब जीरो से वो धीरे धीरे बढ़ता है एक्चुअली। आप जैसे जैसे बढ़ाते हो अपना फोर्स, वैसे वैसे उसका भी अपोजिंग फोर्स कहाँ तक बढ़ेगा, तो मैक्सिमम आपका जाएगा 20 तक। अब 20 के बाद में उसके पास बर्दाश्त करने की बात नहीं है, तो वो अब उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैक्सिमम लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होगा उसका, इसको हम कहेंगे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन उसका 20 न्यूटन का है। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त है। ये देखिए 0 से लेकर 20 न्यूटन तक के फोर्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। उसके बाद वो अपना हार मान लेगा। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन कितना कहोगे? किसी बॉडी का कहा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर न्यू दे दिया जाए आपको, कहा गया 0.2 है, और कहा गया यही वाला ले लिया जाए 10 kg लिया गया, और जी जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। और कहा कि बताइए स्टैटिक, तो आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि पहले आपको पूछा कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, तब बताओगे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा।
आप 2 kg अप्लाई करोगे तो 2 फ्रिक्शन होगा, 2 से मैंने न्यूटन फ्रिक्शन होगा। आप 10 kg अप्लाई करोगे तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन होगा। आप जब 20 करोगे तो मैक्सिमम लिमिट पे जाएगा, 20 तक जाएगा। अब उसके हाँ पूछेगा मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन होगा, तब आप कहोगे 20 न्यूटन। तो उसी को लिमिटिंग कहते हैं, लिमिट हो जाता है, ये लिमिट इसके बाहर वो नहीं जा सकता है। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब एक बार चलने लगता है ना बॉडी, तो स्मूथनेस आ जाती है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन की जो है वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू आपका 20 न्यूटन है। जैसे चलने लगेगा तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स है अपोजिंग रहती है, लेकिन थोड़ी कम हो जाए। मान लीजिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो कितना हो जाएगी, वो सपोजली यहाँ पे 18 न्यूटन हो जाएगा। अपोज तो करेगा लेकिन 18 न्यूटन से करेगा, मैक्सिमम में नहीं जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक जो ये होता है फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, थोड़ा कम होता है आपके इसमें क्या कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से, इसलिए इसका जो वैल्यू है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक बात इन दोनों में डिफरेंट है, मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कहाँ से शुरू होगा, वो 0 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, वो अपने एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। तो कोई भी उसमें लग सकता है वैल्यू आपका 0 से लेके यहाँ पे इन दिस केस 20 न्यूटन तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन आपका काम करेगा। यानी कि आप 0 जब आप नहीं पुश करोगे तो कोई उसमें कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। आप जब 1 न्यूटन दोगे तो उसमें 1 न्यूटन का अपोज करना, बच्चा 1 न्यूटन दिया था हल्का सा, नहीं मूव किया। 5 न्यूटन बच्चे ने दिया, उसने भी 5 न्यूटन से अपोज किया। माँ ने एक हाथ से अपोज पुश किया, 10 न्यूटन नहीं मूव किया। जब माँ ने भी दोनों हाथ से पुश किया तो मैक्सिमम उसने कितना बर्दाश्त किया, 20 न्यूटन। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी मम्मी तो ये मूव करना शुरू किया। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, और ये रेंज ऑफ जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक बात है कि ये कांस्टेंट होता है, इसमें ना 0 ना लेस होता है ना मोर होता है। एक बार आपका मूव करने लगता है बॉडी, ये बॉडी मूव करने लगा, माँ ठेलने लगी, तो अब जो है ये जो फ्रिक्शन आ गया 18 न्यूटन की, यही रह जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि मैंने 100 न्यूटन लेके होता समझाया, उसी तरह यहाँ पे फोर्स दिया जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स जो है, रेजिस्टेंस करने वाला फोर्स ही तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को। तो इसको देखिए कैसे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या, म्यू 0.5 लिखा हुआ, मैंने 0.2 लिया था, तो यहाँ पे 0.5 मैंने और भी ज़्यादा तक जाएगा, 50 तक वो रोकेगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे 20 तक हो गया, 0.2 लिखा है मैंने, 5 लिख दिया, तो 50 न्यूटन तक अपोज करेगा। तो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स है, ठीक, अप्लाइड फोर्स इन न्यूटन, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है बाय द फ्रिक्शन वो आपका 50 तक जाता है। 50 ये लाइन है, 50 लाइन तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे यानी वो मैक्सिमम हो गया, यानी कि आप फोर्स नहीं दे रहे थे, 0 न्यूटन फोर्स आपने दिया, तो फ्रिक्शन भी जो अपोजिंग फोर्स होगा वो भी 0। आपने जब धीरे धीरे बढ़ाया तो आपने 10 किया तो उसने 10 किया, आपने 20 किया तो उसने 20 किया, आपने 30 किया उसने 30, आपने 40 तो उसने 40, आपने 50 किया तो वो मैक्सिमम बर्दाश्त जितना वो कर सकता है वहाँ तक गया। अब आप छोड़ते नहीं हो, आगे बढ़ते और थोड़ा सा फोर्स देते हो। अब जैसे तो उसकी सब्र की बांध टूट जाती है, कि उसकी थ्रेशोल्ड ऑफ द मोशन हो गई, यानी अब वो रोक नहीं पाएगा, यहाँ से मोशन को रोक नहीं पाएगा। तो अभी तक हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेके आए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जस्ट मैचेस द अप्लाइड फोर्स। आप जितना फोर्स दे रहे हो उतना ही मैच, आप 0 फोर्स दे रहे हो तो 0, आप 10 दे रहे हो न्यूटन तो 10, 20 तो 20, और मैक्सिमम तक जाता है थ्रेशोल्ड ऑफ द मोशन तक, जब मोशन स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरली डिक्रीजेस। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हम मैक्सिमम पर, तो यहाँ पे देखिए म्यू एस 0.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक के लिखा हुआ है, कम हो गया। तो जनरली देखा जाता है थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो होता है लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग से कम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज अबाउट कांस्टेंट होता है, जो है ना 18 न्यूटन ही रह जाएगा फॉर सम रेंज ऑफ स्पीड। अब वो
कांस्टेंट ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू। अब वो दूसरी बात है कि और मूवमेंट करने का ये हमको नहीं, ये वाला सेक्शन हम लोग को नहीं समझना है, ठीक है। अब बिफोर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड जब तक नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड है, यहाँ से मूवमेंट शुरू होने वाला, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एस इंटू एन होगा। म्यू एस इंटू एन, एन ये मैक्सिमम की बात हो रही है, ये थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, बिफोर थ्रेशोल्ड, जस्ट यहाँ पे नहीं, ये मैक्सिमम हो सकता है। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन लिखने का तरीका ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग इक्वल टू लेस देन लिखते हैं म्यू एस एन, क्यों? मैक्सिमम जाएगा आपका म्यू एस एन तक, और लेस क्या कहाँ तक, 0 तक हो सकता है आफ्टर थ्रेशोल्ड। लेकिन वो जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा उसमें आप लेस देन नहीं लिखोगे, आप लेस देन इक्वल टू सीधा लिखोगे और म्यू ए एन लिख दोगे ऐसे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शन के बारे में। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपके किसी इंक्लाइंड इस पर सरफेस पर अगर बॉडी है तो उसमें भी फ्रिक्शन लग सकती है रफनेस के चलते। तो ये जो एंगल जो बनता है ना, एक आप देखो ऐसे एक प्लैंक दो ले लो, अब इस ये प्लैंक जो है धीरे धीरे मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये दो दो प्लैंक है, प्लैंक ऐसे उठा रहे हैं, बॉडी है, ये धीरे धीरे बॉडी अब स्लिप करने लगेगा, एक जगह पे आएगा जब स्लिप करने लगेगा, तो यहाँ तक उसकी वो लिमिट चल रही थी, लिमिटिंग थी, यहाँ तक ये मैक्सिमम हो गया, समझे? मैक्सिमम में नहीं, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन थी, यहाँ पे आने को जब स्लिप करने लगेगा तो उसको कहेंगे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, या फ्रिक्शनल एंगल, जिस एंगल पर वो स्लिप करने लगेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज या फ्रिक्शनल एंगल। और फ्रिक्शन ये एंगल क्या दिखाएगा, tan थीटा इसका जो होगा वो आपको म्यू देगा, क्या देगा, म्यू देगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और म्यू एन आप ऐसे नॉर्मल से भी खोज सकते हो, तो ये ठीक है, और ये पैरेलली उल्टा साइड में लगता है ऑन द सरफेस, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पे करीब करीब। ये म्यू में लिखा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है यहाँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। The coefficient of static friction between the body and the floor of the car actually is 0.15 and g is given as 10 meters per second square. अब कार नहीं बना के मैं कार्ड ठेला बना देता हूँ, ठीक है, ठेला बना देता हूँ ताकि सुविधा हो, ओपन हो जाएगा, ओपन एयर हो गया। और ये कार का चक्का भी बना देता हूँ कि आपको सुविधा होगी, लगे हाँ कार है। और ये हो गया आपका रोड, इस पर एक कार चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोर होती है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ या कुछ रखा हुआ बॉडी। अब ये बॉडी जो है, यहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ आपका 0.15, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब फ्रिक्शन कैसे खोजते हैं मैं बता दूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन होता है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होता है, ये म्यू एन होता है। अब एन कैसे खोजेंगे, इस बॉडी का अगर हम मास एम पकड़ लें तो नीचे की तरफ इसका कितना पड़ रहा है, ये वेट एम जी पड़ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर में कितना पड़ रहा है, एन पड़ रहा है, वो एम जी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, म्यू एस मैक्स लेना है ना, लिमिट पूरा लेना, म्यू एम जी लेना है, ठीक है। और फोर्स कैसे पता चलेगा, तो ये मास है तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन है तो मास एम है, एम इंटू ए फोर्स लगेगा। ये जब तक मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब फोर्स थोड़ा सा जस्ट ए होगा तो बॉडी स्लिप करेगा, तो उसके जस्ट दैट मोमेंट तक हमको लेना है, दिस इज इक्वल टू दिस लेना है। तो हमको क्या लेना है, एफ इज इक्वल टू
फ्रिक्शन लिखना है। अब एफ क्या है आपका, एम ए। फ्रिक्शन क्या है आपका, म्यू एस एम जी। एम दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। ए खोजना है मुझे, म्यू दिया हुआ है 0.15, जी जो है आपका 10 दिया हुआ है, तो ये 1.5 हो जाता है मीटर्स पर सेकेंड, ठीक, स्क्वायर। तो ये जो आंसर है ये डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखने में तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसको बिना पेन उठाए से लिखे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन मैं तो समझाऊंगा तो मुझे नहीं लिखूंगा, बोलते जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पेन उठाऊंगा। बाकी मैं दिखाऊंगा कि देखिए इसको वर्किंग कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन सरफेस, सॉरी रफ सरफेस पे है, एसी पर। ये एक मास है 2 kg का, जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है। ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे दे दिया, फ्रिक्शन म्यू, म्यू का यहाँ वैल्यू दे दिया 1/√3। चलिए आगे देखिए, इफ जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, नेट फोर्स इन न्यूटन बताना है आपको, वो ऑन द ब्लॉक कितना होगा। तो पहला नंबर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आपको बताया कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मैंने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में क्या कहा आपको, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। रिपोज का मतलब पहले मैं समझा दूं तो और इजी हो जाएगा। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, एंगल ऑफ रेस्ट, मैंने उस एंगल तक जब तक कोई चीज रेस्ट पर है। तो मैंने बताया कि ऐसे पेन है दो, ये प्लैंक्स है, तो एक प्लैंक को मैंने उठाते जा रहा हूँ तो एंगल बनते जा, तो एक ही प्लैंक है मान लीजिए, तो ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ये प्लैंक में उठा रहा हूँ, और उठाते उठाते एक जगह आता है जहाँ के बाद वो स्लिप करने लगता है। जब तक वो स्टेबल रहता है, मैंने स्टेबल मन करने मतलब रेस्ट पे रहता है, वो मैक्सिमम एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो वो कितना होता है, टैन मैंने कहा था थीटा होता है, और उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो टैन थीटा कितना होता है, यहाँ पे देख ले एंगल ऑफ रिपोज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे टैन थीटा जो है वो है आपका टैन 30, और वो कितना बन जाता है 1/√3। और देखिए यहाँ पे म्यू भी आपका 1/√3 है फ्रिक्शन। तो यानी कि इस पॉइंट तक, इस एंगल तक ये बॉडी मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। जो रेस्ट पर रहेगा उस पर नेट फोर्स कितना पड़ेगा। जब कोई बॉडी रेस्ट पर होता है तो नेट फोर्स जो बनेगा वो जीरो बनेगा। इसलिए यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो। तो ऑप्शन क्या आपका हो गया, तो जीरो हो गया। देखिए वर्किंग मैंने नहीं किया, जस्ट समझाया आपको। ये समझाने की बात ही, समझने की बात ही। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब आपको समझना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन पर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये फिगर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर बेस किया हुआ एक क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था। क्या, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.05. G is equal to 10 meters per second square. The mass of the string is negligible. One out string और massless है, and no other friction exists. इस फिगर को मैं एक बार बनाता हूँ आपके लिए समझाने के लिए इजी फॉर्म में। देखिए ऐसे एक सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक पुली लगा देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे जाके यहाँ से ये यहाँ पे निकलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है ये तो नीचे की तरफ टानेगा, एक्सीलरेशन इसकी ये होगी, तो ये टानेगा, तो ये भी एक्सीलरेशन यहाँ। तो ये जो ब्लॉक है ये कितने केजी की है, तो 2 kg की ब्लॉक है। और ये कितने हैं, 10 kg की ब्लॉक है। यहाँ पे लेकिन आपका म्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है यहाँ पे 0.05। तो यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। और एन क्या होगा यहाँ पे आपका ये जो है ये होगा आपका 10 इंटू जी 100। तो यहाँ पे न्यूटन नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स वो 100 होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये म्यू है 0.05 इंटू 100 इज इक्वल टू
5 न्यूटन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब देखिए ये क्योंकि इधर टान रहा है, तो यहाँ पे टान रहा है तो एक यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। तो इस स्ट्रिंग पर तो ये भी टर्न कनेक्टेड बॉडीज का वही तो कहानी है, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। अब ये बॉडी नीचे जा रही है तो ये कैसे जा रही है, यहाँ पे नीचे जा रही है ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा, तो 2 × 10 से जा रही है। और ठीक है, जाना चाहिए मैंने पुल कर रहा है लेकिन टी उधर टान रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या इक्वेशन बनता है, ये m × a एंड 2a इज इक्वल टू दिस 20 - t। ठीक है, और इधर क्या बनता है इक्वेशन, इधर इक्वेशन बनेगा आपका, इधर t बड़ा है, t माइनस आपका 5 जो फ्रिक्शन है वो बनाता है आपका यहाँ पे m क्या है यहाँ पे 10 × a। ठीक है, 10a। अब मैं t का जो वैल्यू है एक जगह से लेके दूसरी जगह रख देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे t इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 20 - 2a, हो सकता है यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, t इधर ला दिया मैं, 2a को उधर लेके चला गया। अब इधर t का वैल्यू मैं लिखता हूँ, तो लिखूंगा 20 - 2a - 5 इज इक्वल टू 10a। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो ये होगा 15 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 ऐड कर दोगे ना आप तो 12 ये हो जाएगा। a इज इक्वल टू आपका कितना जो 12 अपॉन सॉरी 15/12, तो आपका कितना आया 3 4 जा और 3 5 जा, तो a इज इक्वल टू 5/4 ये आंसर होगा। अब इसको डेसिमल में करना है तो ये हो जाएगा आपका 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है और ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैंक है विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड, ऐसे से रेज कर रहा हूँ ना, ऐसे से प्लैंक को रेज करते हैं जब तक बॉक्स स्टेशनरी रहता है तब तक उसको मैक्सिमम तक जाएगा, उसको एंगल ऑफ रिपोज कहता है, या हम कह सकते हैं उसको म्यू एस कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ऑन इट ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड, रेज किया गया as the angle of inclination of the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slip करना शुरू कर देता है, मैंने वो उसका मैक्सिमम वहां तक जाके रुका रहता है, उसके बाद वो स्लिप करना शुरू करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 seconds, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक खोजना है आपको रेस्पेक्टिवली। तो पहले मैं खोज लेता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, क्या तो वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और वो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका tan, अभी 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, लेकिन ऐसा तो दिया डेसिमल में दिया हुआ है, एक काम करते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 ऊपर में चला गया, नीचे में 3 हो गया, ऊपर में 1.7 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 3। ठीक है, 1.732 है, तो अगर 1.5 होता तो हाफ होता, 0.5 होता, इसको हम 0.6 पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ 0.5 एंड 0.6, 0.4 तो हो ही नहीं सकता है, 0.6 में पकड़ लेता हूँ, ये हो गया म्यू। ठीक है, म्यू एस। अब म्यू हमको के खोजना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एम जी यहाँ पे आपका आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एम जी साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, और वो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगे जब वो मूव करेगा तो वो एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, अब ये दोनों जब ट्रैक करेंगे ना तो मूव करेगा बॉडी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो एम ए मास ऑफ द बॉडी इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन 30 माइनस म्यू के
इंटू एन जो है वो है लिखना है आपको mg cos 30। आपका m कट जाता है हर जगह, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका हो गया, ये तो आपका हाफ हो जाता है, g अपॉन 2 माइनस म्यू के, और उसके बाद है आपका g को भी लिख सकते हैं, तो म्यू के इंटू जी कॉस 30 √3 अपॉन 2, जी को 10 कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 5 माइनस म्यू के 10 अपॉन 2, 5 √3, ठीक है ना। तो 5 √3 ये आ गया ए। अब हम चलते हैं, इट स्लाइड्स 4 मीटर्स डाउन इन 4 सेकेंड्स। तो हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला कि एस इज इक्वल टू, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं, एस ऐसे यहाँ से यहाँ तक यहाँ आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए पता चल गया 80 स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, एस क्या है यहाँ पे 4 मीटर्स, यू तो जीरो है, गायब कर दीजिए, उसके बाद हाफ, ए जो है ए आपका है 5 माइनस 5 √3 म्यू के इंटू टी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, काट के 8 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/8 इक्वल टू 5, कॉमन कर लेते हैं, करके कोई फायदा है, 1 माइनस म्यू के, 5 को इधर लाते हैं, ये 2 हो गया यहाँ पे 1/2, 1/10 इक्वल टू 1 माइनस म्यू के, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया। तो मैं ठीक लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 5 कॉमन निकाला तो √3 आया है, यहाँ पे √3 आया है, √3 के है, ठीक है, म्यू के। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको इस तरफ लाते हैं, तो √3 म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस 1/10, तो म्यू के इज इक्वल टू 10 एलसीएम 10 माइनस 1 √3 9 10 √3 इंटू √3 ये हो गया 9 इंटू 1.732 अपॉन 30 10 इंटू 3, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका 9 इंटू, इसको करते हैं तो 18 1 27 28 2 7 63 65 6, तो आपका 15 पॉइंट इतना 30 थोड़ा सा ये 5 के आसपास हो रहा है ना, 15 30, तो ये आंसर आपका आएगा ये 6.6 एंड 6 टाइम्स नहीं जाएगा, ये आपका 6 तो 18 करना पड़ेगा इसको, 18 तो है नहीं, आपका बात समझ नहीं आ रही है। अगर आपका 18/30 होता तो ये आपको कितना देता, 6 टाइम्स देता है, डॉट यहाँ पे, तो ये तो 15 पॉइंट समथिंग है, तो ये 0.5 के आसपास है, तो ये 0.5 आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 0.6 है, सेकेंड वाले का 0.5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2013 का है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा is perfectly smooth while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by ये यहाँ पे coefficient of friction दिया हुआ, हमको देखना प्रूव करने को उतना होगा। अब देखिए जैसे है, ये मान लीजिए मिडिल पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक वो स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक लाल तरह करता हूँ, ये आपका है फ्रिक्शनल है, मतलब रफ है, और ऐसे है कुछ ब्लॉक यहाँ से चलता है, तो ब्लॉक अभी कैसा है, जीरो है अभी,
इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0 पकड़ लीजिए आप। यहाँ पे फाइनल v जो है वो v0 हो जाएगा, कम्स टू रेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरमीडिएट तो v कर देता हूँ खाली, ये u है, ये v है और ये, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो परफेक्ट स्मूथ है। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से आता है यहाँ तक कैसे आएगा वो, तो डिस्टेंस इसको L और इसको भी L पकड़ लें, 2L हो सकता है ना, इसको L पकड़ लेते हैं। तो ये जो है एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, तो आपको फोर्स तो जानते हो क्या होता है, mg sin थीटा इधर होगा, तो एक्सेलरेशन m हटा दीजिए, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो v अगर खोजना है तो क्या खोजोगे, v s यहाँ पे है ना l, तो आप v स्क्वायर, इस v को कह रहा हूँ, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और s होता है ना, तो v स्क्वायर खोजना है, 0 स्क्वायर प्लस 2, a के लिए क्या लिखोगे, लिखोगे g साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि m लिखोगे तो फोर्स हो जाएगा और m हटा दोगे तो एक्सेलरेशन का है, और l लिख दोगे इधर, ठीक है, तो l, तो इससे v स्क्वायर पता चल गया हमें, 2g साइन थीटा इंटू l, ऐसे। अब नेक्स्ट हाफ में हम चले आते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पे दो फोर्सेस हो जाते हैं ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स, तो कौन सा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे अभी भी जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे mg साइन थीटा लगेगा। इस तरफ क्या लगेगा, ये आपका ब्लॉक है, तो यहाँ पे एक n बन जाता है ना, n इज इक्वल टू क्या होता है mg cos थीटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल हो जाता है म्यू है इंटू mg cos थीटा। हम m हटा देंगे तो ये एक्सीलरेशन दिखाएगा, तो यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन हो जाए इस तरफ a इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं a इज इक्वल टू दिस g साइन थीटा माइनस, इसको छोड़ दीजिए हम, म्यू g cos थीटा, तो ये हो गया आपका a इस बार नेक्स्ट केस में। और यहाँ पे क्या है आपका इनिशियल v है, तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाता है, वी एफ हो जाता है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस जो भी होगा अपने आप आएगा, तो वो तो खोजना है हमको। तो यहाँ पे आप देखते हो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ए क्या लिखोगे आप, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू एल। अब आप जानते हो कि ये तो ज़ीरो है, ठीक है, और ये तो ये लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू 2g एल साइन थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 2g साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 म्यू, और एल यहाँ पे लगेगा, सॉरी एल से मल्टीप्लाई करना, और 2 म्यू एल जी कॉस थीटा, ठीक है, 2 म्यू एल जी कॉस थीटा। अब म्यू वाला सेक्शन में इधर लाता हूँ, लिखता हूँ 2 म्यू जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, 2 है जी एल और ये 2 GL साइन थीटा एक ही है, तो 4 सीधा लिख सकते हैं 4 GL साइन थीटा जी है, ठीक है। अब म्यू खोजना मुझे, तो इसको मैं फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 म्यू जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 जी एल साइन थीटा, या म्यू इज इक्वल टू, बाकी सबको नीचे ले जाएंगे, तो 4 जी एल साइन थीटा ऑन 2
जी एल कॉस थीटा, यहाँ पे जी एल कैंसिल हो, ये 2 हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा, ये 9/cos tan हो जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है।